नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षद कुमार जोशी आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल HNK रिएक्शन में। दोस्तों, मैं हूँ हर्षद कुमार जोशी। आज भी मैं एक नया टॉपिक का वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज का वीडियो हमारे सनातन संस्कृति के बारे में है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति के बारे में बहुत सारा ज्ञान वैज्ञानिकों ने लिया है, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारी सनातन संस्कृति में क्या क्या भरा पड़ा हुआ है। दोस्तों, आज का वीडियो आधुनिक और पुराने का संगम का वीडियो है। आधुनिक और पुराने का संगम का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो आज हम जो यंत्र उपयोग कर रहे हैं, वो यंत्रों का आविष्कार तो हमारे सनातन संस्कृति में वर्षों पहले पुराने में आविष्कार हो गए थे। मतलब कहने का मतलब कि हमारे जो 5000 10,000 साल पहले वो आज के जो साधन है वो उस टाइम हमारे लोग उपयोग करते थे। ऐसा एक आज का वीडियो है। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर कर देने का, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है काम करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया पौराणिक लेकिन ज्ञान से भरपूर वीडियो। नमस्कार। आधुनिकता की अंधी दौड़ में संस्कृत और संस्कृति को भूलने का परिणाम यह हुआ है कि भारत के पास कितना विज्ञान था यह भी हम भूल चुके हैं। मित्रों, भारत की एक यूनिवर्सिटी से एक छात्र नासा में नियुक्त होता है। वहाँ उसके सीनियर अमेरिकी अधिकारी उससे कहते हैं कि आपके देश में कोई भारद्वाज ऋषि हुए हैं, उन्होंने विमान शास्त्र लिखा था, वह मंगवा दीजिए। उस लड़के ने अपने घर वालों से कहा कि वह विमान शास्त्र की पुस्तक भेज दीजिए। काफी ढूंढने के बाद वह पुस्तक मैसूर के राजा की लाइब्रेरी में मिली और अंततः नासा तक पहुंचा दी गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या नासा के लोग उसकी आरती करेंगे? मित्रों, ऋषि भारद्वाज की इस पुस्तक में केवल विमान उड़ाने का जिक्र नहीं है, बल्कि विमान कैसे उड़ता है, कैसे बनाया जाता है, विमान उड़ाने वाला पायलट कैसा होना चाहिए, सभी के बारे में बताया गया है। आज हम एक बार फिर एक ऐसे ही सबूत के विषय में आपसे बात करने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम इसी तरह आपको एक विमान के विषय में बताने वाले हैं, और वह विमान है पुष्पक विमान, जिस पर वैज्ञानिक भी आश्चर्य में है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या था वह रहस्य और क्या है वह विज्ञान। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, रावण ने माता सीता का अपहरण पंचवटी से किया था, यानी कि नासिक महाराष्ट्र से, और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी जो कि कर्नाटक में है, लेपाक्षी यानी कि आंध्र प्रदेश से होते हुए वह श्रीलंका तक पहुंचा था। आश्चर्य होता है कि जब हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से देखते हैं कि नासिक, हम्पी, लेपाक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। नासिक से लेकर के हम्पी, लेपाक्षी और इस पूरे रास्ते में रामायण से जुड़े अमिट साक्ष्य मिलते हैं जो आज भी मौजूद हैं। अगर हम पंचवटी से श्रीलंका जाने के रास्ते को देखें तो यह बिल्कुल सीधा और छोटा रास्ता है। अब आप यह खुद सोचिए कि उस समय गूगल मैप तो था नहीं जो शॉर्टेस्ट वे बता देता, फिर कैसे उस समय यह पता किया गया कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग है कौन? या अगर हम कुछ धर्मद्रोहियों के अहम संतुष्टि के लिए यह मान भी लें कि रामायण केवल एक महाकाव्य है जो वाल्मीकि जी ने लिख दिया, तो फिर ये बताओ कि उस जमाने में जब गूगल मैप भी नहीं था तो यह कैसे पता चला कि पंचवटी से श्रीलंका तक जाने का सबसे छोटा रास्ता यही है? महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता, तो फिर ऐसी ही जगहें क्यों चुनी गईं? आखिर क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थानों का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था? ये ठीक उसी तरह है जैसे तुलसीदास जी ने बता दिया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है, क्योंकि हनुमान चालीसा में वर्णित है
और जब नासा ने सूर्य और पृथ्वी की दूरी बताई तो उतनी ही क्यों थी। मित्रों, पंचवटी वह जगह है जहां भगवान श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण जी के साथ वनवास में रह रहे थे। यही शूर्पणखा आती है और लक्ष्मण जी से विवाह का प्रस्ताव रखती है और वह इसके लिए उपद्रव करने लगती है। विवश होकर लक्ष्मण जी क्रोध में आकर शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इस स्थान को ही आज हम नासिक के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। और जब माता सीता का हरण होता है तो पुष्पक विमान में जाते हुए सीता जी नीचे देखती हैं तो देखती हैं कि एक पर्वत के शिखर पर कुछ वानर कौतूहल से ऊपर देख रहे हैं। तो माता सीता अपने वस्त्र की कोर फाड़कर उसमें अपने कंगन बांधकर नीचे फेंक देती हैं ताकि भगवान राम को उन्हें ढूंढने में सहायता प्राप्त हो सके। जिस स्थान पर सीता जी ने उन वानरों को ये आभूषण फेंके थे वह स्थान था ऋष्यमुख पर्वत, जो आज भी कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इसके बाद गिद्धराज जटायु देखते हैं कि कोई राक्षस किसी स्त्री को बलपूर्वक अपने विमान में लिए जा रहा है। जटायु ने सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। इसके बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो वहां पर वह घायल गिद्धराज जटायु से मिलते हैं और भगवान राम उन्हें अपनी गोद में लिटाकर बार बार ले पक्षी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उठो पक्षी। और यह जगह आज भी आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तो इस तरह पंचवटी से हम्पी, हम्पी से लेपाक्षी, लेपाक्षी से श्रीलंका, यानी कि सीधा और सबसे छोटा हवाई रास्ता। यानी कि हमारे जमाने में रामायण काल में विमान होने के सबूत मिलते हैं। यह विज्ञान आज भी मौजूद है। इसकी पुष्टि के लिए आप अपने स्मार्टफोन को खोलिए और गूगल मैप निकालिए और तुरंत देखिए कि क्या मैंने सच बताया है अथवा नहीं। यदि सच है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो तो इतना ही था, लेकिन वीडियो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि जब नासिक से श्रीलंका का जो रामायण में रावण अपना पुष्पक विमान लेकर के आया था वो इसी रास्ते पे आया था, जैसे वो नक्शे में बंदे ने बताया, सीधा बिल्कुल नासिक से सीधा डायरेक्ट सीधा रास्ता श्रीलंका पहुंचता है। तो उस टाइम कहने का मतलब कि उस टाइम हमारा पुराणमय रावण के टाइम में हमारे भारत देश में विमान हुआ करता था। अगर इस टाइम विमान हुआ करता तो समझ लो हमारी संस्कृति कितनी महान होगी और हमारा जो ऋषि मुनि हो वो कितने ज्ञानी होंगे। क्योंकि वीडियो में ये भी बताया कि नासा, एक बंदा नासा में गया था और नासा ने के वैज्ञानिकों ने भारत में एक विमान शास्त्र का पुस्तक मंगवाया और वो विमान शास्त्र का पुस्तक लिखा था भारत ऋषि, कैसे ऐसा कुछ नाम बोला मुझे याद नहीं है, लेकिन इस ऋषि ने पूरे कैसे विमान को बनाया जाता है, कैसे विमान को उड़ाया जाता है और उसको विमान उड़ाने के लिए पायलट भी कैसा होना चाहिए, उसको कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए, उस सभी विगतों इस विमान शास्त्र पुस्तक में लिखी हुई है। ऐसा वो नासा का वैज्ञानिक ने खुद माना है कि भाई भारतीय पुरातन संस्कृति में ऐसा एक पुस्तक है। तो सोचो आज का नासा जो सबसे मतलब आधुनिक विज्ञान है और हमारा 5-10 हजार पुराना हमारा सनातन संस्कृति, तो हमारी सनातन संस्कृति कितनी महान होगी। दोस्तों, ये वीडियो सबको दिखाना होगा आपको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हमको भी पता चले और दूसरों को भी पता चले कि हमारा जो सनातन संस्कृति था वो कितना महान था उस टाइम। तो जो विमान शास्त्र तो था, लेकिन आपने देखा होगा कि अब्दुल कलाम जी जो है हमारे जो वैज्ञानिक थे, अब्दुल कलाम जी ने भी एक पुस्तक पढ़ा था रामायण का महाभारत ऐसा कुछ, और उस पुस्तक के आधार से, क्योंकि हमारे रामायण महाभारत में ऐसे बाण आते हैं कि जैसे बाण ऐसे छोड़ते हो तो निश्चित जगह पे पहुंच के दुश्मन को मार देता है। तो ऐसा पढ़ने के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक ऐसी मिसाइल बनाई, मिसाइल गाइडेड मिसाइल, कि जो जहां वो धारे वहां वो मिसाइल जाएगी। ऐसे गाइडेड मिसाइल, ऐसे शायद मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा मिसाइल डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बनाया था। वो भी हमारे पुराने शास्त्रों को पढ़ने के बाद,
कि भी ऐसा कुछ शस्त्र हो सकता है। और सबसे मेन बात तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो अणु बॉम्ब है ना, अणु बॉम्ब भी हमारे भारतीय शास्त्रों में बताया गया है अणु बॉम्ब का, कि अणु बॉम्ब कितना जो ब्रह्मास्त्र बोलते हैं ना, वही एक अणु बॉम्ब है। वो वैज्ञानिकों ने भी माना है। जिस अणु बॉम्ब का जिसने पहले प्रयोग किया था, उस वैज्ञानिक ने खुद उसने बोला था कि भी मैंने जो अणु बॉम्ब बनाया है वो अणु बॉम्ब भारतीय शास्त्र गीता में जो ब्रह्मास्त्र का वर्णन किया है बिल्कुल वैसा ही है, और वही ब्रह्मास्त्र अणु बॉम्ब ही है। तो दोस्तों, आपको गर्व नहीं होता अपनी संस्कृति पे? मुझे तो बहुत गर्व होता है मेरी संस्कृति पे कि भाई मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ और मेरी संस्कृति इतनी महान है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देने का। हाँ, चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर कर देने का। जय हिंद, जय भारत।